हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ चैप्टर्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सब के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये सारा चैप्टर्स मैं लूसेंट का जीके बुक से समझा रहा हूँ, केमिस्ट्री पार्ट से, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पीडीएफ को देखने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप किताब को मतलब बुक को खोल सकते हैं लूसेंट का और वहाँ से भी देख के वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अ फ्रेंच केमिस्ट लेवोसियर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर लेवोसियर को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेन का जो साइज है उसको छोटा कर लिए। पहला है एनीथिंग सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। Anything that occupies space possesses mass and can be felt by any one or more of our senses is called matter। देखो, मैटर किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी चीज जो जगह ऑक्युपाई करे, मतलब जगह ले, और जिसका एक डेफिनेट मास हो और एक डेफिनेट वॉल्यूम हो और जिसको हम फील कर सकते हैं थ्रू आवर सेंसेस, ऐसा सामान को हम कहते हैं मैटर, ठीक है। तो मैटर जो है बेसिकली हम उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक उसका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिर आगे चल के उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। और फिर केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और एलिमेंट हो जाता है हमारा डिवाइड मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। और मिक्सचर होता है डिवाइड दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ कंपाउंड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इस टेबल को कंफ्यूज मत करो, बहुत ध्यान से इस टेबल को पढ़ो, क्योंकि आगे हम लोग यही टेबल से एक एक टॉपिक को हम लोग जो है पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, मैटर का तीन स्टेट होता है, उसको पहले पढ़ लो। देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट क्या होता है? ऐसा कोई भी मैटर जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो और जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। एग्जांपल जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट है मैटर का। इसके बाद लिक्विड स्टेट आता है। लिक्विड स्टेट मतलब क्या हो गया? डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट डेफिनेट शेप नहीं होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट डेफिनेट शेप नहीं होगा, ऐसा चीज़ को हम लिक्विड कहेंगे, ठीक है। वो लिक्विड जो होता है वो कभी भी कोई भी कंटेनर का शेप ले लेता है, जिस भी कंटेनर में उसको रखो उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा, ठीक है। और वो फ्लो भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोग लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गैस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं गैस। तो देखो, गैस जो होता है इसका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। और इसको इजीली हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब कि गैस जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए गैस को हम लोग कोई भी कंटेनर में जो है कंप्रेस करके हम लोग इजीली डाल सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। एग्जांपल गैस का क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। लिक्विड स्टेट का एग्जांपल क्या है? जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। यहाँ पे एग्जांपल सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हम चाहे तो किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कैसे? हीट करके। फिर लिक्विड से हम जो है उसको वेपर स्टेट मतलब गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं फर्दर हीट करके, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, वेपर स्टेट से हम लिक्विड में ला सकते हैं बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, कूल करके। और फिर वाटर से उसको हम आइस में कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कर सकते हैं, कैसे? बाय अप्लाइंग, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर को कम करके, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होने के पीछे उसका जो रीज़न है वो ये है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उनके बीच में जो अट्रैक्शन पावर होता है वो बहुत हाई होता है और उनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मान लो कि अगर हम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे
तो सॉलिड का जो हमको मिलेगा उसमें मिलेगा हमको कि मॉलिक्यूल्स एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और खाली जगह एकदम बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ हम लिक्विड में जाएंगे तो हमको मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा कम मिलेगा सॉलिड के कंपेरिजन में। और यही चीज़ हम गैस में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर रहता है। इसीलिए सॉलिड का जो है वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है, लिक्विड का जो है सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। वो कोई भी कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें हम उसको डालेंगे। और गैस जो होता है ना, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं होता है और इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं कोई भी हम लोग जो है चीज़ में डाल के, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के जो है प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो अ सिंगल सब्सटेंस। और अच्छा देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जैसे कि कौन सा ऐसा स्टेट है मैटर का जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है, तो आंसर हो जाएगा सॉलिड। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो लिक्विड। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं होता है, तो गैस। इस तरह का क्वेश्चन जैसे हम लोग को इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है, तो देखो प्योर सब्सटेंस ऐसा एक सब्सटेंस है मैटर का कि a single substance which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process is called pure substance। मतलब कि प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग की अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में, अदर काइंड्स ऑफ मैटर में हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये पहला टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये आपके सामने है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हम लोग पढ़ लिए। अब देखो प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड में हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले देखो, एलिमेंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन और नॉट बिल्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलर फॉर्म होता है, उसको हम लोग और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाई एनी फिजिकल और एनी केमिकल मेथड, ठीक है। अब एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग तीन पार्ट में जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन पार्ट में एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखो अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया पीडीएफ को। एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। अब पहले आ जाता है मेटल। मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में रहता है, कुछ जैसे मरकरी को एक्सेप्शन छोड़ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो मरकरी होगा आंसर, ठीक है। जनरली मेटल जो होता है वो लस्टरस होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का हाई होता है, डेंसिटी मेटल का हाई होता है, मेटल सॉलिड शेप में पाया जाता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब जो है मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। एग्जांपल में आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आ जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल जनरली क्या होता है, नॉन मेटल का सारा प्रॉपर्टी जो है मेटल से ऑपोजिट होता है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली हम लोग को ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है, ठीक है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। लस्टरस नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, मेटल्स, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होगा नॉन मेटल्स का, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। मेलिएबल, ठीक है। तो मेलिएबल क्या होता है, मेटल्स मेलिएबल होता है, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होता है। मेटल मेलिएबल का मतलब होता है कैन बी बीटन अप इनटू थिन शीट्स, मतलब उसको हम लोग ठोक ठोक के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता है, मेटल मेलिएबल होता है। उसी तरह से एक प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल, डक्टिलिटी। ये मेटल डक्टाइल होते हैं बट नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल मतलब कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बट नॉन मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है दोनों के बीच में, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेटल जब भी रिएक्ट करता है ना, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है बट नॉन मेटल्स ऑलवेज टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स हमेशा रिएक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स में ऑक्सीडेशन हमेशा देखने को मिलता है और मेटल्स में रिडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हमको कुछ प्रॉपर्टी मेटल का मिलेगा और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का मिलेगा, वो मेटलॉइड्स होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आर्सेनिक दे देगा क्वेश्चन में कि आर्सेनिक इज अ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नन ऑफ दिस, तो मेटलॉइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट पे हम लोग, कंपाउंड्स। अब देखो एलिमेंट हम लोग पढ़ लिए और इसका तीन पार्ट पढ़ लिए। एलिमेंट्स के अंडर में ही आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तीनों का प्रॉपर्टी समझ गए और तीनों का एग्जांपल्स भी। अब एलिमेंट्स का एक और पार्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट हम लोग देखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन नाइदर बी ब्रोकन
बाई फिजिकल और केमिकल मीन्स, बट कंपाउंड्स क्या है प्योर सब्सटेंस का, आर कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, टू या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिला के जो बनता है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों को हमने रिएक्ट करा दिया, मिला दिया विथ डिफरेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन मास में, तो ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है वाटर। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। देखो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिलने से बनता है तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है, 1:8 होता है, मतलब हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कंपाउंड्स के बाद। कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखो बोल रहा है यहाँ पे क्या क्या है, तो वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है। अब कंपाउंड्स को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एलिमेंट्स को 3 पार्ट में किए थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिनको हम नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, ये सब से, जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर, मार्बल, वॉशिंग सोडा। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा आपको कार्बोहाइड्रेट, अब बताओ ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन दे देगा मार्बल इज ए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी पूछता है कि मार्बल ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस एट एनी इंडिफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। मतलब देखो कंपाउंड और मिक्सचर में एक ही अंतर है, कंपाउंड में भी हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के हम कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है, और मिक्सचर में भी यही बोल रहा है कि 2 या 2 सब्सटेंस को मिलाओ तो मिक्सचर बनेगा। लेकिन एक मेजर डिफरेंस यही है कि कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला रहे थे, लेकिन मिक्सचर में जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेगा तो उसमें कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं रहेगा, सिर्फ उसको हम मिला देंगे और उससे बना देंगे। तो मिक्सचर का एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मिल्क हो गया, सी वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मिक्सचर 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो एक चीज़ समझ लो कि सॉल्यूट जब मिलता है सॉल्वेंट के साथ तो हमको मिलता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, या कहे मिक्सचर 2 तरह का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। क्या डिफरेंस है दोनों में, होमोजीनियस को पहले ले लेते हैं। देखो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिल जाए, पूरी तरह से मिल जाए और सॉल्यूशन बनाए तो हम कहेंगे हमारा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम कॉमन सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तो क्या कॉमन सॉल्ट मिला देने के बाद हमको पानी के अंदर दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या हो गया, हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद भी दोनों अलग अलग रहेंगे, एक मिल के रहेंगे साथ में लेकिन अलग अलग हमको दिखेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे वाटर और सैंड, वाटर को बालू को सैंड में मिला दो, कितना भी मिला देंगे तो बालू और सैंड अलग अलग हमको दिखेगा ही, ठीक है। इसके बाद चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे हम जो है सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। चलो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को कैसे सेपरेशन करेंगे, इसका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जब हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और द वेपर व्हेन कूल्ड गिव बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है। ये मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंस विच आर सब्लाइम इन देयर सेपरेशन एंड नॉन सब्लिमेट मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे नैप्थलीन, नैप्थलीन सब्लिमेशन प्रोसेस को हमको दिखने को मदद करता है। फिल्ट्रेशन फिर आता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि बालू और पानी को हम मिला दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर ले लेंगे और उस पानी को फिल्टर पेपर के थ्रू पार कर देंगे, तो क्या होगा, बालू सारा ऊपर में अटक जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो ये फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारा जो है थर्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे हम चीनी को पानी में मिला दिए, घोल दिए, पूरा मिल गया, मिक्स हो गया, मिक्सर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो पानी जो है वो सारा इवापोरेट होके वेपर बन के उड़ जाएगा और चीनी जो शुगर है वो हमको नीचे मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का सेपरेशन में हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर इज हीटेड विद सुइटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, सुइटेबल सॉल्वेंट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम किसी तरह का चीज़ में जैसे अल्कोहल वाटर में मिला के और उसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हॉट सॉल्यूशन हो जाता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, द क्लियर फिल्टरेट इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर व्हेन प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेस आउट। उसको जब फिल्टर करके हम कूल करते हैं तो उससे जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टलाइज बाहर आके निकल जाता है और सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर अगेन इनटू द सेम लिक्विड बाय कूलिंग। मतलब इसमें एक प्रोसेस होता है, क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक जार ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें शुगर और वाटर को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, H2O वाटर को हमने मिक्स कर दिया, पूरा सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा। जब वेपर बनेगा तो इसको हम एक पाइप लगा के वेपर को जो है इधर हम लोग ऑब्टेन करेंगे, वेपर को यहाँ पे ठंडा करेंगे। कैसे? आइस बैग लगा देंगे यहाँ पाइप के दोनों तरफ। तो क्या होगा, जो वेपर, पानी जब गर्म होगा और वेपर बनेगा और वेपर जो यहाँ ट्यूब से जाएगा तो जब यहाँ आइस का कांटेक्ट में आएगा तो वेपर कूल होगा, कूल होने से वो वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होने से वो पानी बनेगा, पानी होगा तो ये जार में आके वो कलेक्ट हो जाएगा। तो पानी हमको इस जार में मिल जाएगा और शुगर हमको इसमें मिल जाएगा अलग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में हमको क्या, अच्छा, डिस्टिलेशन एवापोरेशन में एक डिफरेंस है। एवापोरेशन में हमको पानी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे पानी को, लेकिन डिस्टिलेशन में हम पानी को भी कलेक्ट कर सकते हैं, चीनी को भी कलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे हम ले लेंगे अल्कोहल को, ठीक है, सपोज अल्कोहल को, और मिला देंगे उसको हम वाटर के साथ। ठीक है, तो एक मिक्सचर बन गया अल्कोहल और वाटर। अब इसको सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, जब इस सॉल्यूशन को हम बॉयल करेंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंच जाएगा वहाँ पे हम हीट को उतना ही देख के रख देंगे, उससे बढ़ाएंगे नहीं। तो क्या होगा, अल्कोहल हमारा जो है वेपर होते रहेगा, यानी वेपर बनते रहेगा, वेपोरेट होते रहेगा, क्योंकि वो अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। लेकिन वाटर हमारा इवापोरेट नहीं होगा क्योंकि 100 डिग्री पे नहीं पहुंचा है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम सारा अल्कोहल को वेपर बना के और उसको दूसरे जार में हम उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसा उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, वाटर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, क्या प्रोसेस है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन? देखो, हम लोग वाटर और मड को ले लेते हैं। ठीक है, वाटर प्लस मड। ठीक है, अब दोनों को मिला देते हैं पूरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब मड तो वाटर में इनसॉल्युबल है और हेवियर भी है। जब इसको छोड़ देंगे कुछ देर तक अनडिस्टर्ब्ड तो क्या दिखेगा, मड जो है वो सारा पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और फिर जो क्लीन वाटर ऊपर में है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे अदर बीकर में, उसको कहेंगे डिकंटेशन। समझ में आ गया? ठीक है, वेरी नाइस। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। तो हम लोग देख लिए कैसे हम लोग अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे हम लोग काम अपना निकाल सकते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। मतलब कि कैसे मैटर का जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, किसी भी सॉलिड को जब वो अपने आप को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस को ले लो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे वो उस टेम्परेचर में पहुंचता है तो उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा स्टेट जहाँ पे, या ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचने से लिक्विड अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 373 के वाटर का होता है। ठीक है, इथानॉल का 349 के होता है, क्लोरोफॉर्म का 334 के होता है, एसीटोन का 329 के होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन का मतलब होता है द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड टू वेपर। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से इसको समझो एवापोरेशन प्रोसेस को। ठीक है, सपोज हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूल्स है।
हम जब लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागता है, और मॉलिक्यूल्स जब मोशन में आता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और ज़्यादा लूज हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन प्रोसेस समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें। इवापोरेशन प्रोसेस में लिक्विड को जब हम हीट करते हैं उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ता है और वो मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है और मूवमेंट होने लगता है। मूवमेंट होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, the pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure। ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दो पार्ट में, दो चीज़ पे, नेचर और टेम्परेचर पे। हायर द वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है और स्पेस है वो कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड के बीच में प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो कोई भी एलिमेंट बनता है वो किससे बनता है, एटम से बनता है। कोई भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम इज़ इंडिविजिबल, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इज स्मॉलेस्ट। और देखो द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन है, तो हाइड्रोजन है और वो सबसे लाइटेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटासियम, Ca मतलब कैल्शियम, H मतलब हाइड्रोजन। तो सिंबल्स को हम याद कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे फिफ्थ टॉपिक पे। एटम पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन हैव अ स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता बट मॉलिक्यूल कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी दिया है, देखो ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन का दो एटम। देखो ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, वो हमेशा एक और ऑक्सीजन का एटम को खोजेगा और दोनों मिलकर कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। सिर्फ O रहता तो वो एटम रहता, बट O2 इज़ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे N2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। ये क्यों एक दूसरे से जुड़ता है ये भी हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक दूसरे से दोस्ती करके और मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मोल पे। मोल, ये टर्म बहुत सुनने को मिलता है, क्वेश्चन में बहुत आता है कि अ मोल ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है। अ मोल ऑफ सब्सटेंस का केमिस्ट्री में मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल का मतलब होता है, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, कितना होता है एवोगाड्रो नंबर, तो यही होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे, मॉलिक्यूलर मास। It indicates how many times one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12 mass of one atom of carbon 12। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम। एटम किससे बनता है, तीन चीज़ से बनता है, प्रोटॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है। हम लोग जानते हैं एटम जो है वो तीन चीज़ों से बना होता है, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जे थॉमसन किया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जे थॉमसन किया था। ठीक है, लेकिन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया था वो कौन दिया था, स्टोनी दिया था। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, तो देखो -1। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था, गोल्डस्टेन किया था। ठीक है, प्रोटॉन का नेम कौन दिया था, रदरफोर्ड दिया था। प्रोटॉन का अंदर चार्ज पॉजिटिव रहता है, कितना चार्ज रहता है एक प्रोटॉन में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है,
तो ये तो एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आई होप कि आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए, याद करते चलिए। अब देखो न्यूट्रॉन में आते हैं। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक, ठीक है। और न्यूट्रॉन चार्ज जीरो होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता न्यूट्रॉन में, ठीक है। इसलिए एटम में न्यूट्रॉन कितना भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मास में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम होता है, 1.675 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको Z से हम लोग डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर जो होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर जो होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन उसके अंदर रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिएक्शन से पहले। चलो इसके बाद आते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या है, मास नंबर है द सम ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। कोई भी एटम के अंदर प्रोटॉन और उसका न्यूट्रॉन को जोड़ के जितना आएगा वो उसका मास नंबर होगा। इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P+N, माने प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमको क्वेश्चन में कि Na ऊपर लिखा है 23 और नीचे लिखा है 11, तो 23 क्या है, इसका सोडियम का मास नंबर है, और 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है। मतलब सोडियम में प्रोटॉन कितना है, 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, और न्यूट्रॉन कितना है, तो 23 - 11 दैट इज़ 12। न्यूट्रॉन 12 है सोडियम में, ठीक है। मास नंबर से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमको न्यूट्रॉन नंबर मिलता है। इसके बाद हम आते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या है, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर अलग अलग रहेगा तो उसको कहेंगे आइसोटॉप, ठीक है। आइसोबार क्या है, आइसोबार मतलब ऐसा एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर, मतलब जब मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ एग्जांपल भी दिया है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब एलिमेंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आइसोटोन क्या होता है, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, दीज आर द एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। देखो थॉमसन जो साइंटिस्ट था वो ना पहले अपना एक एटम का मॉडल दिया था। क्या अकॉर्डिंग टू थॉमसन वो क्या बताया था कि इन एटम इज ट्रीटेड एज द स्फीयर, मतलब वो स्फेरिकल शेप का एटम होता है जिसका रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इन विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एटम के अंदर वो बताया था, थॉमसन बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर में फैला होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो उनमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आया था ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड किया था, जिसके थ्रू से उसने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। मतलब क्या किया था वो थोड़ा सा बता देते हैं। वो एक एटम के थ्रू से अल्फ़ा रेज को पास कर रहा था, ठीक है। जब पास कर रहा था तो वो देखा कि कुछ रेज जो है स्कैटर कर रहा है और कुछ रेज रिटर्न बैक आ रहा है और कुछ रेज नॉर्मली पास हो जा रहा है। तो जनरली सेंटर से रेज रिटर्न आ रहा था, मतलब वो समझ गया सेंटर में कोई चीज़ है, और इस तरह से वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। और उसके बाद में उसको पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर में सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है घुसा रहता है, मतलब न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। ये रदरफोर्ड खोज के निकाला था, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी तो वही खुल गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल को हम शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। वो क्या किया, वो बता दिया कि कोई भी एलिमेंट, जैसे सोडियम को ले लो, सोडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। अब एटम के अंदर बीच में उसका न्यूक्लियस होगा, मतलब सारा प्रोटॉन जो है 11 गो उसमें रहेगा, और 12 का जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते हैं,
ऑर्बिट्स में जैसे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिट्स में चारों ओर एलिमेंट्स का घूमता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो देखो, पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके बाद 8। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 और 8 10 हो चुका, एक बचा, तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कैल्शियम को ले लेते हैं हम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 फिर 8 फिर 8 और फिर 2, मतलब लास्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, जनरली मेटल्स का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नंबर हमको 1 2 और 3 मिलता है, नॉन मेटल्स का हमको 5 6 और 7 मिलता है। ठीक है, और हेलोजेंस का जो होता है उसका लास्ट सेल में हमको 7 इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जो ऑक्टेट नंबर जिसका पूरा रहता है, कंप्लीट रहता है, उसका लास्ट सेल में हमको कितना मिलता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या है, जब वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू से पार करवाया गया तो पता चला कि वाइट लाइट जो है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से बना है, और वो जैसे ही प्रिज्म के एंटर करता है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन प्रोसेस जो है वो 7 कलर्स में डेविएट कर जाता है। ठीक है, डिस्पर्स कर जाता है, और इस कलर्स को जब हम स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जीमेंस इफेक्ट। क्या है जीमेंस इफेक्ट, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो कलर्स को हम लोग ऑब्टेन किए हैं स्पेक्ट्रम प्रोसेस में, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, देन दे स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस, और इसी को कहते हैं जीमेंस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब थोड़ा सा याद रखना जरूरी होता है क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थॉमसन्स मॉडल, प्लम पडलिंग मॉडल उसको कहा जाता है, रदरफोर्ड मॉडल को न्यूक्लियर थ्योरी कहा जाता है, बोर्स मॉडल को कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, प्लैंक्स क्वांटम्स थ्योरी को फोटोन ऑफ क्वांटा कहा जाता है। तो ये सब याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे, थर्ड पार्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अब इतना ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका था कि उनको सीधे तरह से पढ़ना या सीधे तरह से रखना बहुत दिक्कत हो रहा था, तो क्या किया गया कि उनको जो है अरेंज किया गया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स इन सर्टन ग्रुप्स इन अ सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सिमिलर ग्रुप का जो एलिमेंट्स है जिनका प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में रखना, अलग अलग प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रखना, यही है एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इससे हमारा जो है उनको पढ़ने का जो तरीका है वो ईजी हो जाता है। देखो सबसे पहले तो लेवोसियर जो साइंटिस्ट था वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में। उसके बाद ये पूछता है क्वेश्चन में कि मेटल नॉन मेटल में क्लासीफाई कौन किया था, तो लेवोसियर किया था। उसके बाद डोबेनियर्स ट्रेड आया, ट्राइड भी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 1829 में डोबेनियर नाम का एक जर्मन केमिस्ट था, वो एलिमेंट्स को जो है 3-3 का ग्रुप में अरेंज करने लगा, जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम इस तरह से। ठीक है, क्या इसका जो है उसका थ्योरी क्या था, प्रिंसिपल क्या था अरेंज करने का, कि पहला और आखिर मतलब थर्ड वाला का जो एटॉमिक मास नंबर है उसका अगर हम लोग सम करके एवरेज करेंगे तो हमको बीच वाला का मास नंबर मिल जाएगा, जैसे इसमें मिल रहा है सोडियम का। बट क्या हुआ कि ये थ्योरी जो है फेल हो गया, क्योंकि इस तरह से कुछ ही एलिमेंट्स को वो अरेंज कर पाया, सारा एलिमेंट्स को अरेंज वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो फेल हो गया। इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, मतलब ये 8 का ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करने लगा, और एवरी 8th एलिमेंट क्या कर रहा था, अपना प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था। लेकिन इस तरह से भी वो ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज करके नहीं रख सका। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिया था, न्यूलैंड दिया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव क्या किया, एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया ग्रुप्स और पीरियड्स में, लेकिन फिर ये भी फेल हो गया। तब जो है आया, अच्छा एक और बात, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पूछता है कि कितना पीरियड और कितना ग्रुप था, तो 7 पीरियड और 9 ग्रुप था, याद रखना। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड और 9 ग्रुप था। उसके बाद आया हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसको कौन दिया, मोजले दिया। तो ये भी पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया, तो मोजले दिया था। उसमें कितना पीरियड, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। ठीक है, और 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब से क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, तो ये सब को थोड़ा ठीक से रखने से कोई दिक्कत ज़्यादा हमको महसूस
होगा नहीं, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा गया, पी ब्लॉक में जो है चाल्कोजेन, पिकोजेंस, हेलोजेंस, इनर्ट गैस को रखा गया। इनर्ट गैस मतलब कौन होता है? जिनका ऑक्टेट नंबर पूरा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नंबर पूरा है, तो ये क्या है? इनर्ट गैस है। आर्गन, एक और एग्जांपल दिए। डी ब्लॉक में क्या होता है? अच्छा, हेलोजेंस कौन होता है? जिनका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है? हेलोजन है, ठीक है। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। देखो एटॉमिक रेडी क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझो। हम लोग अभी अभी एटम का जो है स्ट्रक्चर को समझ लिए कि एटम के अंदर में क्या रहता है? एक न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस का सेंटर से मेरा बात ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एटॉमिक रेडी। आउटर मोस्ट सेल वो डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट पे, ठीक है। जैसे कि सोडियम, तो उसका 3 सेल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो आउटर मोस्ट सेल उसका कौन सा हो जाएगा? 3rd सेल। उसी तरह हम अगर कैल्शियम में चले जाएंगे तो 2882, तो उसमें आउटर मोस्ट सेल कितना हो जाएगा? 4th वाला सेल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है, वेरी करता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं आयनिक रेडी। आयनिक रेडी क्या होता है? द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड आयनिक रेडी। आयनिक रेडी का मतलब होता है कि देखो न्यूक्लियस के अंदर, एटम में न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, बट एक सर्टेन लिमिट तक उसका पावर रहता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उतना, जितना ज़्यादा प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ेगा। जैसे कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है तो उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो उसका कैपेसिटी कम रहेगा। तो जितना दूर तक वो अपना फोर्स फैला के रख सकता है दैट इज आयनिक रेडी होता है उसका। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब कोई भी एलिमेंट का अपने सेल से एक इलेक्ट्रॉन का को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज नोन एज इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट का दूसरे के सेल से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज़्यादा देखा जाता है और मेटल्स में आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट एंड नॉन मेटल्स ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। अब देखो 483, ठीक है। चलो आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, देखो एलिमेंट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन बनता है, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में तो बहुत तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम और क्लोरीन मिल के सोडियम क्लोराइड बन जाता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। बट थोड़ा गहराई से अगर हम लोग समझने का कोशिश करें कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट क्यों कर रहा है और सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड बन रहा है वो क्यों बन रहा है, तो आओ इसको समझते हैं। देखो सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, और दोनों मिलकर रिएक्ट करने से क्या मिल रहा है हमको? सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ कंपाउंड। बट व्हाई दे आर रिएक्टिंग? देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, और क्लोरीन का होता है 287 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। अब देखो सोडियम को जो है लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो 7 लेने से बेटर है कि वो 1 दे देगा। किसको देगा? तो खोजना पड़ेगा पार्टनर ना, तो ऐसा पार्टनर खोजना पड़ेगा जिसको 1 चाहिए। तो देखो क्लोरीन को 1 चाहिए क्योंकि उसके पास 7 है, उसको भी 1 चाहिए, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे कि भाई तुम हमको 1 दे दो तो मेरा भी काम निकल जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ये 1 दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। और इसके पास 1 आ जाएगा तो 288 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया। तो दोनों मिलकर दोस्त बन के क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, NaCl। इसी वजह से रिएक्शन होता है। और इस तरह का बॉन्ड्स जिस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से होता है, मतलब वन ऑफ द एलिमेंट विल
लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट विल गेन इलेक्ट्रॉन, इस तरह का बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो बना है ये किस तरह का बॉन्ड से बना है, आयोनिक बॉन्ड से बना है। आयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन यहाँ आयंस बनता है। देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव आयन बनता है। समझ में आ गया। अच्छा, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। तो देखो कंडीशन यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का लो होना चाहिए, तभी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का हाई होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड का, इसको यहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद हम दूसरा तरह का बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जो है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब 1 पेयर। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब 2 पेयर। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनेगा, मतलब कि 3 पेयर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रहता है, वो H और H मिल के क्या बना देता है, H2 बना देता है। क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन का जो है कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा वाला हाइड्रोजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखो ध्यान से सोचो तो एक सेल, मतलब पहला सेल में कितना चाहिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका वाला तो शेयर कर लेगा तो इसके पास 2 आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन इसका वाला तो शेयर कर लेगा तो इसके पास भी 2 आ गया, तो दोनों मिलकर बॉन्ड बना दिया ना। तो क्या बॉन्ड बना, सिंगल, तो इसको H H लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम देखें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल के बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या बनता है, O2 बनता है। देखो एक ऑक्सीजन के पास कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है ना ऑक्सीजन का, तो 2 और 6, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज कर दिए, ठीक है। ये देखो अरेंज हो गया। अब देखो इसको भी 2 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इधर से 2 शेयर कर लेगा ये, और इसको भी 2 चाहिए तो इधर से शेयर कर लेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। इस तरह नाइट्रोजन का देखेंगे तो वहाँ ट्रिपल बनता है, ठीक है, उसको और नहीं देखते। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ दिया है कोवैलेंट बॉन्ड का होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कोवैलेंट बॉन्ड हो चुका है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसको देखो, जैसे कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड होता है उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब हो गया है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब हो गया है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये भी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्यान से दिखाया गया है, तो इसको जो है ध्यान से देखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। देखो ऑक्सीडेशन जो होता है ना प्रोसेस, उसमें ये चारों में से, ये पांचों में से हम चारों में से हमको कुछ एक देखने को मिलता है। क्या, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। या कहेंगे, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ग्रुप, ठीक है, तो भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना कि कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए MgO बन गया, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े हैं कैसे हम लोग कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Mg क्या होगा, +2 आयन बन जाएगा, और ऑक्सीजन -2, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस बाद में इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सेकंड रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। थर्ड रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन कैसे होता है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से रिडक्शन का भी कुछ रिएक्शंस यहाँ दिया है। एक और बात, मॉडर्न कंसेप्ट जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जब रिएक्शन होगा और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन बन रहा है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड वेर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा मीन्स रिडक्शन हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज को अगर गेन कर लिया तो रिडक्शन हो रहा है, हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इसको, सोडियम, हम रिएक्शन देखे थे ना सोडियम और क्लोराइड का, Na+Cl, तो इसमें हम क्या देखे थे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि देखो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बन गया, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ क्योंकि उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह का कुछ एग्जांपल्स है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ए सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि इस रिएक्शन में H2O प्लस कार्बन CO प्लस H2 बना, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कार्बन का, रिडक्शन किसका हुआ, H2O का हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो देखो ऐसा कुछ रिएक्शंस हमको देखने को मिलेगा ना जिसमें कि एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि इस रिएक्शन में देखो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो दोनों चीज़ हो रहा है ना, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इट मे बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है कुछ एलिमेंट्स का कैलकुलेट करेंगे, एक हम दिखा देते हैं, प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे KMN4, ठीक है। तो पोटासियम का होता है लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 1 मेटल का जनरली प्लस में लेते हैं हम लोग, 1 2 3 रहता है तो प्लस में, ठीक है। नॉन मेटल्स का माइनस में लेते हैं, 5 6 7 रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो के एक ही एटम है तो 1 हो जाएगा, प्लस Mn का एक ही एटम है तो उसको x मान लो क्योंकि वो निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का लास्ट में 6 होता है तो -2 हो जाएगा, तो -2 × 4 मतलब 8, तो यहाँ से x कैलकुलेट होकर कितना आएगा, +7 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को जो है कैलकुलेट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पे, ये दोनों देख लेना है इसको, ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना तरह का रिएक्शन होता है। देखो पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट होकर 2 या 3 एलिमेंट्स में बढ़ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। देखो पहला रिएक्शन NaH, सोडियम और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बन गया, H2O2 बन गया। कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम नाइट्रोजन मिलके मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये सब क्या है, सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। कौन, जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे FeSO4 + Zn में देखो Fe आयरन को कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक रिप्लेस कर रहा है। देखो जिंक रिप्लेस कर दिया आयरन को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है। इस तरह से आ गया फिर हम लोग का डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, द केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, मतलब साइमल्टेनियसली होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शंस 1 और मोर एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट सब्सटीट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय सुटेबल एटम्स और ग्रुप्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन acid and base reacts together we get salt and water, this type of reaction is known as neutralization reaction। एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्ट दोनों कर रहा है तो क्या बन रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट H2O वाटर, ठीक है। चलो 489 है ये कौन सा पेज था, थोड़ा देख लेते हैं। 487 एक छूटा है तो उसको पहले निकालते हैं।
ये चलो, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन ना जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट्स को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल एक दिया हुआ है। इरिवर्सिबल मतलब जहाँ पे उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे CaCO3 जब स्प्लिट कर रहे हैं तो हमको CaOCO2 मिल रहा है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो एसिड जो है वो सावर होता है टेस्ट में, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, कंटेंस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, H+ आयंस देता है जब एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं। एक्वा सोल्यूशन मतलब कि एनी लिक्विड, वाटर, सॉरी सोल्यूशन में वाटर रहेगा तो एक्वा सोल्यूशन। कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सब एसिड का प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब आता है यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है हमको, लेमन और ऑरेंज में मिलता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में मिलता है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर एंड एसिटिक ड्रिंक्स में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज यूज फॉर डाइजेशन। पेट में भी हम लोग जानते हैं, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो HCl का सिक्रेशन होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है वो। नाइट्रिक एसिड HNO3 यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। Concentrated H2SO4 sulfuric acid and nitric acid is used to wash iron for its galvanization. Oxalic acid is used to remove rust spot. Boric acid is used constituent of eye wash. Formic acid जो रेड एंड में मिलता है हम लोग को। यूरिक एसिड प्रेजेंट इन यूरिन्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। ये सब याद रखना। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। वीक एसिड पार्शियली आयनाइज होता है। एग्जाम्पल भी दिया है, HCl HNO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। CH3COOH H2CO3 और SCOOH मतलब एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड के एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ऑक्सी एसिड मतलब उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम रहेगा ही रहेगा। अब चलते हैं आगे। चलो, ये क्या है टॉपिक, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन आयन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं तो वो हो जाएगा मोनोबेसिक एसिड। अगर दो कर सकते हैं तो डाइबेसिक एसिड, तीन कर सकते हैं तो ट्राइबेसिक। ये सब का एग्जांपल्स क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। HCl क्या है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक क्या है, मोनोबेसिक है। HNO3 मोनोबेसिक है। डाइबेसिक क्या हो गया, H2SO3 SO4 H2CO3 H3PO3, ये सब डाइबेसिक हो गया। H3PO4 ट्राइबेसिक हो गया, तीन H+ आयंस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ HCl, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत आते हैं। HCl को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो HCl गैस्ट्रिक जूस रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, पहला यूज़। बाथरूम क्लीनर में यूज़ कर सकते हैं। पिकलिंग एजेंट बिफोर गैल्वेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। इन द टैनिंग ऑफ लेदर यूज़ कर सकते हैं। इन द डाइंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब उसका यूज़ है। HNO3 का यूज़ दिया है, H2SO4 का यूज़ दिया है। बोरिक एसिड का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पर करते हैं। फॉस्फोरिक का दिया है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C देता है हम लोग को। साइट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। एसिडिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव। टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं, सावरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, ठीक है। तो ये सब को याद कर लेना है, सारा यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 का जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, मैन्युफैक्चर ऑफ एलम, फिर फर्टिलाइजर, ड्रग, ये सब मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर देखो, एसिड में ब्लू लिटमस को रेड करता है, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक करता है, फेनोप्थिलीन को रिमेंस कलरलेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बेस, एसिड हम लोग पढ़ लिया, अब बेस का जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे। बेस का क्या प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलता है, तो बेस जो होता है वो बीटर होता है टेस्ट में। रेड लिटमस को करता है ब्लू कन्वर्ट, और जब एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम लोग को OH- आयन देता है। कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब बेस का जो है प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ के हिसाब से बेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, जैसे एसिड को कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल पूछेगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और वीक बेस का NH4OH और Fe
OH होल थ्राइस या CaOH होल ट्वाइस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड था, द नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन OH माइनस आयन, जितना OH माइनस आयन रिमूव होगा फ्रॉम ए बेस दैट इज द एसिडिटी ऑफ ए बेस। अगर 1 हो रहा है तो एसिडिटी 1 है, अगर 2 हो रहा है तो 2 है, ठीक है। जैसे CaOH होल ट्वाइस में 2 OH माइनस आयन निकलेगा तो 2 है उसका एसिडिटी, KOH में 1 निकलेगा तो उसका एसिडिटी 1 है, NaOH में 1 निकलेगा तो उसका एसिडिटी 1 है। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल इज ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल्स। देखो पीएच में वैल्यूज रहता है 1 to 14, सिंपल बता रहे हैं। 7 से नीचे आया तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, 7 से ऊपर गया 14 तक तो बेस है, 7 में रहा तो न्यूट्रल है। वाटर का 7 देता है, प्योर वाटर का, देखो यहाँ पे सारा दिया है। अच्छा एसिड में देखो जब 1 से लेकर 7, तो अगर किसी एसिड का पीएच वैल्यू 2 है और किसी एसिड का पीएच वैल्यू 4 है तो ज़्यादा एसिडिक वो है जिसका कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है, ठीक है। इसी तरह से बेस में अगर किसी बेस का पीएच वैल्यू 13 है और किसी बेस का पीएच वैल्यू 10 है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 13 वाला है, जिसका ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा सा, ये सब पूछता है। सॉल्ट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ये तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी देखे हम लोग, ठीक है। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, NaCl क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट में जैसे सोडियम क्लोराइड आ गया, सोडियम आयोडाइड आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया, सोडियम बेंजोनेट आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट आ गया। कोई भी नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब क्या होता है, सॉल्ट होता है। यूजेस यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या किसका यूज़ है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है, यूज़फुल है। देखो यहाँ दिया है सब का जो है यूजेस हमको दिया हुआ है, ठीक है, सब का यूजेस हमको दिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ दिया है, कैल्शियम सल्फेट का दिया है। देखो कोई भी कैल्शियम क्लोराइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, फॉस्फेट हो, ये सब सॉल्ट होता है, ठीक है। सल्फेट में हमको SO4 मिलेगा, कार्बोनेट में CO3 मिलेगा, क्लोराइड में Cl मिलेगा, फॉस्फेट में PH मिलेगा, ये सब होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ डिसइंफेक्टेंट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ कलर्स में इस्तेमाल करते हैं। एलम क्या होता है, एलम इज़ यूज्ड, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, किस में यूज़ होता है, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डाइंग इंडस्ट्री और एंटीसेप्टिक आफ्टर सेव। अब यहाँ पे देखो दिया है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है नेचर में, ठीक है। देखो जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है ना उसको एल्कलाइन कहते हैं हम लोग, एनी बेस विच इज़ वाटर सोल्यूबल इज नोन एज एल्कलाइन। अब आता है बिहेवियर ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो देखो ये सब याद रखना है कि P1V1 इक्वल टू P2V2 किसका है, बॉयल्स लॉ है। क्या कह रहा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रहे, द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस, डेफिनेट मास अगर हमको मिल जाए एक गैस का तो उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर से। मैंने इफ प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज, एंड इफ प्रेशर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और मास डेफिनेट दिया जाएगा गैस का तब। और इससे हमको क्या मिलता है, P1V1 इक्वल टू P2V2। चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं अब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है, तो टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहेगा, तो प्रेशर। तो द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। इससे हमको क्या मिलता है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये चार्ल्स लॉ है। गेल-लुसेक्स लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम का अगर कांस्टेंट रख देंगे द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ हो जाएगा। प्रेशर विल इंक्रीज इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह से एवोगाड्रोस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे, ये वाला क्या बोल रहा है इसमें, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, NRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन वेयर P इज द प्रेशर, सॉरी PV इक्वल टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन होता है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल है, T क्या है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, याद रखना है इसको। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर,
एब्रीविएशन याद रखना, ठीक है। STP में 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रेशर होता है 1 atm, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, और टेम्परेचर 273 के, ये सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है। अब आते हैं डिफ्यूज़न ऑफ गैस। देखो गैस का एक प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ करता है वो, ये तो हमको पता ही है, ठीक है, मतलब इंटरमिक्सिंग, ठीक है, of gases irrespective of the density relationship and without the effect of external agency is called diffusion of gas. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पे एक लॉ आ गया है। अंडर द सिमिलर कंडीशंस द टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर D2/D1, ठीक है। M इक्वल टू 2D वेपर डेंसिटी, M इक्वल टू 2D, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, D मतलब वेपर डेंसिटी। अब आगे चलते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर इनक्लोज्ड इन ए वेसल, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पैरेलल प्रेशर टू ईच अदर गैसेस विच एक्सर्ट प्रेशर व्हेन इनक्लोज्ड सेपरेटली इन द सेम वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और P1 P2 P3 क्या है? प्रेशर ऑफ 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस व्हेन इनक्लोज्ड सेपरेटली, तो टोटल प्रेशर सबका सम होकर जो आएगा वो टोटल प्रेशर बन जाएगा अंदर में, मतलब सम होकर टोटल प्रेशर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट का फ्लो करा के जब हम एलिमेंट कोई कंपाउंड को सेपरेट कर देते हैं आयंस में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं उसको। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दीज आर द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मॉल्टन स्टेट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो मॉल्टन स्टेट पे जाने पे अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने का परमिशन देते हैं, ठीक है, और डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कंपाउंड जो मॉल्टन स्टेट पे जाने में कम्प्लीटली टूट जाता है आयंस में, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का याद कर लेना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कम्प्लीटली नहीं टूटता है, वीक मॉल्टन स्टेट पे जाने पे वो वीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स मॉल्टन स्टेट और इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि जब कोई कंपाउंड को मॉल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को जो अपने अंदर से करंट पास होने का परमिशन देगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा आयंस में, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे उस प्रोसेस को। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इन ऑर्डर टू पास द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, टू रॉड्स और प्लेट्स आर नीडेड टू कनेक्ट विद द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। दिस रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि जब हम कोई कंपाउंड को मॉल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, तो मॉल्टन स्टेट में जाने के वजह से क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं? दो टर्मिनल का, जो बैटरी का जो दो टर्मिनल होता है उसको सॉल्यूशन में डालते हैं, उसको डालने के लिए दो रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, वही होता है इलेक्ट्रोड्स। एनोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वो रॉड विच इज़ अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एनोड, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना इस तरह से, PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव जो है साइड टर्मिनल का, वो एनोड से कनेक्ट होगा और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पॉजिटिव है ना, तो वहीं पे आके इलेक्ट्रॉन अपना लूज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल बी गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव साइड। कैथोड, कैथोड में होता है NCR, ठीक है, याद रखना, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। नेगेटिव साइड जो है बैटरी का कैथोड से कनेक्टेड रहेगा और रिडक्शन होगा उसमें, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि वहाँ पे। अब आते हैं हम लोग आगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। ग्रुप 4A का एलिमेंट है, ठीक है। 14 ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, उनको एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का बहुत सारा एलोट्रॉप्स है, ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, ये 3 के बारे में मेनली हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले डायमंड का प्रॉपर्टी देखो, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ट्रांसफर्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 3.52 होता है,
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.415 होता है, ठीक है, और केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, ये सब इसका प्रॉपर्टी होता है। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बहुत हाई होता है, तो ये सब इसका जो है फीचर्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट और ग्रीसी होता है, ठीक है, डार्क और ग्रेइश होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका 2.3 होता है, और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी ग्रेफाइट पढ़ रहे हैं। अच्छा, केमिकली मोर रिएक्टिव होता है ग्रेफाइट देन डायमंड। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है पता है? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन, वुड चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम वुड, शुगर चारकोल शुगर से मिलता है, बोन चारकोल बोन्स ऑफ एनिमल से मिलता है, कोक चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम कोल, ये सब एमरफस फॉर्म है कार्बन का। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तीन तरह का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड मतलब द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड आर सैचुरेटेड, जहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगा कार्बन एटम्स के बीच में, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड कौन हो जाएगा? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर आइदर डबली और ट्रिपली बॉन्डेड, मतलब जहाँ कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वहाँ अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। इसके बाद आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर homocyclic compounds which contain at least one benzene ring in which carbon atoms are linked to one another by alternate single and double bonds. आगे चलते हैं हम लोग। ये आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दो कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उसको आइसोमर कहेंगे। आइसोमेरिज्म ऐसा प्रोसेस को कहेंगे। पॉलीमराइजेशन क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक्स क्या है? आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स विच आर वेरी टफ। प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? दीज आर द पॉलीमर्स विच कैन इजीली बी सॉफ्टन रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन, मतलब जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है जब हीट और हार्डन करते हैं। व्हेन कूल्ड विथ लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखो दिया है थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, ये सब पूछता है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? दीज आर द पॉलीमर्स विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, मतलब थर्मोप्लास्टिक्स ऐसा प्लास्टिक्स है जिसको हीट करने पे, ऐसा पॉलीमर है जिसको हीट करने पे उस पर परमानेंट चेंज आ जाएगा और वो हार्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है बेकलाइट, क्लिप्टाल। अब देखो ब्लैकलाइट और रबर के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। चलो, वल्कनाइजेशन रबर क्या होता है? नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नेचुरल रबर इज वल्कनाइज्ड, मतलब कि नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है, उसको थोड़ा स्मूथ और हार्ड बनाने के लिए उसको वल्कनाइज्ड करते हैं, सिंपल। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स आर द पॉलीमर्स विच हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइबर्स में जो बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे एग्जांपल नाइलन। रेयन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सेलुलोज। ये बहुत पूछा जाता है कि रेयन को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, तो एक सेलुलस फाइबर है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सेलुलोज। इसके बाद चलते हैं फ्यूल। फ्यूल जब बर्न होता है तो एनर्जी मिलता है। एनीथिंग विच सप्लाई एनर्जी आइदर अलोन और बाय रिएक्टिंग विथ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल का प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कम बर्न करे, ज़्यादा एनर्जी दे। चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट। रेगुलेटेड कंट्रोल होना चाहिए। लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर में आग पकड़े। ये सब गुड फ्यूल का होता है प्रॉपर्टीज़। वाटर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन को जब हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो बनता है वाटर गैस, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो
तो ये याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या है, वाटर गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या है, वाटर गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या है, वाटर गैस है। अब देखो प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। तो इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO प्लस H2 वाटर गैस है। कोल गैस क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2CH4 मतलब मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोल गैस होता है। ऑयल गैस क्या है, H2CH4 C2H4 और CO का मिक्सचर होता है ऑयल गैस। गोबर गैस नेचुरल गैस, ठीक है। और कोल, द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंट एंड कैलोरीफिक वैल्यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4 तरह का कोल, ठीक है, कार्बन कंटेंट के हिसाब से। पीट, पीट सबसे लो कैटेगरी का होता है, 50 to 60% कार्बन कंटेंट है इसमें, ठीक है। लिग्नाइट 60 to 70%, बिटुमिनस 75 to 80%, एंथ्रासाइट सबसे गुड होता है 90 to 95%। अब हम आते हैं मेटलर्जी में। मेटलर्जी क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब कि कोई ओर, मतलब कि ओर मतलब क्या होता है, देखो जब हम मिनरल को सॉइल के अंदर से निकालते हैं ना, तो वो हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, बहुत सारा चीज़ उसमें मिला रहता है, इम्प्योरिटीज़ और अदर मिनरल्स भी मिला रहता है, उसको कहते हैं ओर। उससे जब हम मेन मिनरल को निकाल लेते हैं बाहर, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। मिनरल क्या है, द कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल, ठीक है। मिनरल कंपाउंड स्टेट में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में हो सकता है। और क्या है, और मतलब कि ऐसा मिनरल जिससे मेटल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, उन मिनरल्स को ओर कहते हैं, ठीक है। सारा मिनरल ओर नहीं है, बट सारा ओर मिनरल जरूर है। गैंग्यू क्या है, गैंग्यू हो गया कि एसोसिएट, जब मिनरल माने और जो अर्थ के अंदर रहता है तो वो बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ उसमें आ जाता है, जैसे सैंड, रॉक वगैरह, ये सब गैंग्यू है। फ्लस्क क्या है, सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। फ्लस्क ऐसा एक सब्सटेंस है जिसको ओर में डालने से वो क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। फ्लस्क 2 तरह का होता है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। स्लैग क्या है, स्लैग देखो कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग्यू विथ फ्लस्क इन ओर्स फ्रॉम फ्यूसिबल मटेरियल्स इज कॉल्ड स्लैग। SiO2 एक गैंग्यू है, फ्लस्क CaO डाल दी उसमें, स्लैग CaSiO3 बन गया, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्यू फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब ओर से जब हम गैंग्यू को, इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं तो वो प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन। उसमें 4 प्रोसेस है, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन है, फोर्स फ्लोटेशन है और केमिकल मेथड्स भी है। चारों प्रोसेस को देख लो। इसके बाद आते हैं हम लोग कैल्सिनेशन पे। कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब एब्सेंस ऑफ एयर में ओर को हीट करते हैं तो वो होता है कैल्सिनेशन। एग्जांपल दिया है। रोस्टिंग क्या है, व्हेन ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ओर को हीट करेंगे टू ए हाई टेम्परेचर, दैट विल बी रोस्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है, द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर। कोई भी ऑक्साइड ओर को, उससे ऑक्सीजन को रिमूव करके उसको रिड्यूस अगर हम कर रहे हैं, दैट इज स्मेल्टिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ देखो मेटल है और उनका ओर्स का नाम दिया है और केमिकल फार्मूला, इन सबको याद करना है। एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइड होता है, करंडम होता है, फेल्सपर होता है, क्रायोलाइट होता है। पोटेशियम का क्या होता है, नाइट्री होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है। ये सब पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सबको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखो और भी है, कैल्शियम का ओर है, डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लोरस्पर है, ये सब कैल्शियम का ओर है। कॉपर का क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है, सिल्वर का रूबी सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर है, गोल्ड का कैलेवराइट है, ठीक है। इस तरह से सारा मेटल्स का देखो और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए मेटलिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर और टू और मोर एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज ए मेटल। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन मॉल्टन स्टेट, जिसमें 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिला के हम वो होमोजीनियस मिक्सचर को बना देते हैं। होमोजीनियस मतलब समझ चुके थे, सॉल्यूट में सॉल्वेंट जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए तो होमोजीनियस बनता है। तो एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रास एक अलॉय है, उसमें क्या क्या मिला है ये सब पूछता है बहुत क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक मिला है, ब्रोंज में कॉपर और एसन मिला है, जर्मन सिल्वर कॉपर जेड एंड निकल, ठीक है। ये सब बहुत पूछता है कि किस में क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो एमलगम क्या होता है, एन एलॉय इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मेटल इज मरकरी। माने एक ऐसा एलॉय, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें जो रहे बट एक मरकरी जरूर रहेगा, उसको एमलगम कहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि एमलगम एलॉय में इंपॉर्टेंट एक ऐसा मेटल क्या है जो रहेगा ही, तो मरकरी।
अब देखो कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस, अब यूजेस दिया है कि कौन सा कंपाउंड का क्या यूज़ है, ठीक है। यूजेस सब पढ़ लेना है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा यूजेस सब पढ़ लेना है, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे यूज़ दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो क्या है, अमोनिया बनाने के लिए होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, रेड स्टोरेज बैटरी के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है यूज़, सबका यूज़ यहाँ पे दिया है। कोल गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड का, ये सारा यूज़ जो है ना ध्यान से एकदम पढ़ लेना है, क्योंकि सारा यूज़ पूछा जाता है ये सब, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और अच्छा से पढ़ लेना है। मर्करी का क्या यूज़ है, ठीक है। और भी यहाँ कंपाउंड्स का यूज़ दिया, देखो कॉपर सल्फेट का यूज़ क्या है, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड का देखो ग्रीन ग्लास बनता है। कॉपर ऑक्साइड का देखो रेड ग्लास बनता है। कॉपर का देखो इलेक्ट्रिकल वायर बनता है। सोडियम नाइट्रेट का फर्टिलाइज़र बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। हेवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, ये सब याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, सबसे क्वेश्चन बहुत आता है। जिंक फॉस्फाइड इज यूज फॉर किलिंग रैट्स। वुड फर्नीचर्स आर कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बींग्स कॉज डिजीज लाइक विल्सन। पूछता है कि कॉपर एक्सेस हो जाने से कौन सा डिजीज होगा, तो विल्सन होगा, ठीक है। तो सॉरी विल्सन होगा, ठीक है। उसके बाद गैल्वनाइज्ड आयरन इस कोटेड, किससे कोट किया जाता है, जिंक से होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है। कैल्शियम हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ, ठीक है। तो ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जियोलाइट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, पूछता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव करेंगे। गैलियम इज अ मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। पैलेडियम मेटल इज यूज्ड इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में कौन सा मेटल यूज़ करते हैं। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीच ब्लेंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब एकदम याद कर लेना है बढ़िया से, अच्छा से एकदम याद कर लेना है, ठीक है। ये देखो और कुछ यहाँ पे यूजेस दिया गया है, ठीक है। ये सब को भी पढ़ लेना है। कैडमियम रॉड कहाँ यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्लो डाउन स्पीड करने के लिए। सोडियम परऑक्साइड का यूज़ होता है सबमरीन एंड ऑल्सो टू प्यूरीफाई क्लोज एयर इन हॉस्पिटल। CO60 का यूज़ होता है टू ट्रीट कैंसर पेशेंट। ऑनियन एंड गार्लिक ऑर्डर में ऑर्डर क्यों होता है, ड्यू टू पोटेशियम के वजह से ऑनियन और गार्लिक में हमको उस तरह का सेंट मिलता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स क्या होता है, अल्कलाइन होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। मरकरी एंड आयरन प्रोड्यूसेस मोर रेजिस्टेंस इन कंपेरिजन टू द अदर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट, लाइटेस्ट होता है। In firework, crimson red color is due to presence of strontium Sr. Green color is due to the presence of barium in fireworks. Barium hydroxide is known as baryta water, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Silver chloride is used in photochromatic glass. Silver iodide is used in air artificial rain. Silver spoon is not used in egg food because it forms black silver sulfide. उसके बाद टू हार्डन गोल्ड कॉपर इज मिक्सड, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, ठीक है। ट्यूबलाइट देयर इज़ द वेपर ऑफ मरकरी एंड आर्गन, ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन का वेपर होता है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टीन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबको याद कर लेना है। तो आई होप कि आपका जो केमिस्ट्री है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और केमिस्ट्री को पूरा अच्छा से याद कीजिए, तो आपका जो है SSC लेवल, बैंक लेवल, रेलवे लेवल और जितने भी स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए आपका जो है केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।